तीन अमीर बहू का नदी किनारे ससुराल। माँ देखो, भैया भाभीियों को ले आए, जल्दी आओ माँ। हाँ आ रही हूँ। पूर्वी अपनी भाभीियों को दरवाजे पर ही रोक दे, मैं इनके गृह प्रवेश की थाल बनाकर ला रही हूँ। भाभी यहीं रुक जाइए, पहले आपका गृह प्रवेश होगा, तब आप तीनों अंदर आओगी। पूर्वी के बोलने पर तीनों बहुएं दरवाजे पर ही रुक गईं। पूर्वी के तीन भाई थे, जिन तीनों की ही आज शादी हुई थी। पूर्वी की माँ एक गरीब औरत थी, जिसकी वजह से शादी में कोई मेहमान भी नहीं आ पाया था, सिर्फ घर वाले ही थे। सुधा का घर एक नदी के पास था। तीनों बहुएं दरवाजे पर जब रुकी तो उन्हें घर के बाहर ही नदी बहती हुई दिखी। अरे हमारे घर के बाहर तो अच्छी खासी नहर है, मुझे तो लगा था कि थोड़ा बहुत किनारा होगा, लेकिन यहाँ तो नदी का बीच है। सही कहा, ये दिन के वक्त और सूरज डूबते वक्त तो सुंदर लगती होगी, लेकिन अभी तो ये काला काला सा पानी भयानक लग रहा है। राखी की बात पर पूर्वी बस मुस्कुरा दी। इतने में ही सुधा अंदर से आरती की थाली ले आई। उसने तीनों बहुओं की आरती की और फिर तीनों के सामने एक ही कलश रख दिया। माँ जी बस एक कलश, मेरा मतलब गृह प्रवेश तो हम तीनों बहुओं का है ना। हाँ बहुओं, तुम तीनों का है, लेकिन तुम तो हमारे हालातों से वाकिफ ही हो। मेरे पास इतने चावल नहीं है जो मैं तीन तीन कलश में भरकर बेकार कर दूं। एक गृह प्रवेश की रस्म ही तो करनी है। तीनों इसको गिराते हुए अंदर आ जाओ। सुधा की बात को सुनकर तीनों बहुएं चौंक गईं, लेकिन कुछ बोली नहीं और कलश को गिराते हुए अंदर आ गई। अंदर आने के बाद भी कोई रस्म नहीं हुई और सुधा ने उन तीनों को उनके कमरों में भेज दिया। ये क्या बात हुई दिनेश, तुम्हारी माँ ने तो हमारी कोई भी रस्म नहीं करवाई। 4 लोगों के खाने की तो जिम्मेदारी तुम पर थी ही नहीं, तो कम से कम तीनों का गृह प्रवेश तो सही करवा देते। एक ही कलश से तीनों बहुओं को सुलटा दिया। साथ ही न दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई, ना ही मुंह दिखाई, कुछ नहीं करवाया तुम्हारी माँ ने तो। और इस खटारा से कमरे में भेज दिया। दीवारें ऐसी लग रही हैं जैसे भींच कर दम निकाल दे, और कोई पंखा भी नहीं है। अरे चुप हो जाओ निधि, सांस तो ले लो। हाँ माना कि माँ ने तुम्हारा गृह प्रवेश सही से नहीं करवाया, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ तो बता कर आया था ना। मेरे घर में तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो कुछ तुम्हें तुम्हारे मायके में नॉर्मल भी लगता था। हम गरीबों के लिए नॉर्मल से काम भी बहुत मुश्किल होते हैं। ये जो एक मुट्ठी चावल भी माँ ने तुम्हारे गृह प्रवेश में खर्च किए हैं ना, इन्हें कमाने में हम भाइयों का पूरा दिन लग जाता है। मुझे माफ कर दो दिनेश, गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे शायद थोड़ा ज्यादा बोल गई। कोई बात नहीं है, तुम ऐसे माफी मत मांगो। चलो अब सो जाओ। दिनेश की पत्नी निधि की तरह सोनल और राखी भी अपने पतियों से यही सारी शिकायतें कर रही थी, लेकिन फिर चुप होकर वो तीनों ही सोने के लिए लेट गई। सारी रात बिना पंखे के महलों में सोने वाली लड़कियों को नींद नहीं आई और अगली सुबह वो काफी जल्दी जाग गई। सारी रात मच्छरों ने काट काट कर सजा दिया। चल राखी उठ जा। अरे वाह कितना सुंदर लग रही है नदी सुबह सुबह। एक काम करती हूँ, नहा धोकर नदी के पास टहल आती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। राखी ऐसे बोलकर नहाने चली गई और अभी हल्का हल्का सा ही सवेरा हुआ था। नहाने के बाद राखी बाहर आई तो देखा सोनल और निधि बाहर ही बैठी हुई थी। अरे तुम दोनों भी इतनी जल्दी उठ गई? हाँ रात को नींद ही नहीं आ पाई थी तो जल्दी बिस्तर छूट गया। तो अच्छा है हम अपनी ससुराल में सवेरे उठ गए। चलो अब अगर हम तीनों जागे ही हुए हैं तो नदी किनारे चलते हैं, बाहर अच्छी हवा लग रही है। राखी की बात सुनकर सोनल और निधि दोनों उठ खड़ी हुई। हल्का हल्का सा सवेरा था, ऐसे में तीनों बहुएं बाहर नदी के पास आ गई और वहीं नदी किनारे बैठकर बातें करने लगी। शाम के वक्त ये नदी जितनी डरावनी लग रही थी, सुबह से इसकी सुंदरता उतनी ही बढ़ गई है। ये उगता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है ना। सही कहा, बहुत अच्छा है। जरा इस नदी का किनारा तो देखो, पता नहीं चलता कि दूसरी साइड कहाँ है, ये कितनी बड़ी है। बहुएं ऐसे ही नदी की तारीफें करने लगी। अभी वो बातें ही कर रही थी कि कुछ देर बाद ही उन तीनों के पति वहां आ गए। उन तीनों के ही हाथों में बाल्टी थी। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी तो हम सवेरे नदी देखने आ गए। आप बताइए कि आप ये बाल्टियां लेकर क्यों खड़े हुए हैं? नहाने के लिए पानी लेने आए थे। नहाने का पानी? लेकिन नल में तो पानी है, अभी हम नहा कर ही आए हैं। हाँ राखी, हमारे यहाँ मुंह छूट पानी नहीं आता है। दिन के किसी किसी वक्त पानी आता है। अब नहीं आ रहा था तो हम नदी के पानी से ही नहा लेंगे। गौतम की बात सुनकर राखी, सोनल और निधि तीनों ही चौंक गईं और उन तीनों के पति पानी लेकर नहाने चले गए। फिर कुछ देर बाद वो तीनों नहाने के बाद फिर से बाल्टियां लेकर ही आ गए। अब इन बाल्टियों से क्या करने का इरादा है? और नाश्ता भी तो करना है, या नाश्ता नहीं करोगी? इन बाल्टियों में अब हम मछली पकड़ेंगे, तभी तो कुछ खाने को मिलेगा। सुना तुमने, हमारे ससुराल में नाश्ता भी इस नदी के सहारे से ही बनता है। कहाँ आकर फंस गए यार हम। लोग गरीब होते हैं लेकिन ये तो अजीब गरीब दोनों ही हैं। तीनों बहुएं ऐसे ही बोलते हुए अंदर को चली गईं। कुछ देर के बाद उन तीनों के ही पति मछली पकड़ कर ले आए और तीनों बहुओं को सुधा ने मछली भूनने को रसोई में भेज दिया।
कितनी गंदी बदबू आ रही है इन मछलियों के अंदर से। हमारी शादी तो बस मजाक सा बन गई है। आज भी ना कोई पहली रसोई ना कुछ, माँ जी ने सीधा मछली भूनने को भेज दिया। राखी ऐसे ही गुस्सा करने लगी। उसके साथ साथ निधि और सोनल भी गुस्से में थी। ऐसे ही गुस्सा करते हुए उन तीनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और सभी को खिलाया, जिससे उन्हें 100 रुपए शगुन के तौर पर भी मिले। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों बहुएं अपने नदी के पास वाले ससुराल में गुस्से में ही रहती थीं। ऐसे ही आज तीनों बहुओं से सुधा पहली बार बाजार जाने को बोल रही थी। ये लो बहुओं, दूसरे किनारे ही सब्जी मंडी है, वहां से आलू और बाकी सस्ती सब्जियां लेती आना। माँ जी ये तो बस सब्जी के हैं, यहाँ से नदी किनारे के पैसे तो दो। नहीं नहीं बहू, नाव वाव में नहीं जाना, हमारे घर की नाव है ना उसमें जाना। सुधा की बात सुनकर बहुएं खुश सी हो गई। सुधा उन्हें बाहर लाई तो नाव के नाम पर बस एक लकड़ी का तख्ता था। सुधा ने तीनों बहुओं को उस पर बिठा दिया और वो उसे तैराते हुए दूसरे किनारे तक जाने लगी। हे राम जी, इस अधर से तख्ते पर हम 3-3 बहुओं को बैठा दिया है। इतनी गहरी नींद है कि कहीं कोई मछली हम पर अटैक न कर दे। अरे निधि सीधा चलाओ नाव को, तुम तो हमें सब्जी मंडी की जगह लंका पहुंचा दोगी। तीनों बहुएं किसी तरह डरते डरते पानी पार करके सब्जी लेकर आई। ऐसे ही अब रोज का सिलसिला जारी था। सड़क न होने की वजह से उन तीनों को बहुत दिक्कतें लगती थी, जिसकी वजह से वो तीनों सुधा से बस शिकायत ही करती रहती थी। आज के दिन बहुत तेज बारिश आई थी, जिसकी वजह से नदी भर गई और तीनों बहुओं के घर में भरी हुई नदी का पानी आ गया। हे भगवान, माँ जी मेरा तो सारा सामान ही बहा जा रहा है, क्या करूं? अब घर में पानी है तो सामान तो बहेगा ही। मेन डोर बंद रखो, जो भी सामान है घर में ही रहेगा, जब पानी उतरेगा तो सब जमीन पर आ जाएगा। सुधा और पूर्वी को तो इस सब की आदत थी, लेकिन तीनों बहुएं नदी के भर जाने से बहुत ज्यादा परेशान हो गईं। लगभग शाम तक पानी उतरा और तब बहुओं ने अपने घर को भी सुधारा। रात को सोनल इसी सब की अपनी माँ से शिकायत करने लगी। माँ, इतनी तकलीफों में मेरा इन लोगों के साथ वक्त गुजर रहा है। इस तरह बात मत कर सोनल, जैसे कि तू इन लोगों से अलग है, जब तू भी इसी परिवार का हिस्सा है। यूं बोल कि हम बहुत मुश्किलों में जी रहे हैं। इनकी बेसुकूनी में तो बेसुकून रहेगी और इनके सुकून में तेरा भी सुकून छिपा हुआ है, तू समझ रही ना? देख बेटा, अब हम तो तेरा अतीत और तेरा आज तेरा ससुराल ही है। अब तू अमीर की बेटी नहीं, गरीब परिवार की बहू है, तो इस बात को एक्सेप्ट कर। कुछ समझ आया? अच्छा अब ये सब छोड़, ये बता कि तेरा पति और तेरे देवर क्या काम करते हैं? दूसरों की दुकानों पर लगे हुए हैं। कल उन्हें अपने बाबा की फैक्ट्री में भेज देना, मैं तेरे बाबा से बात कर लूंगी। जब तक पैसा नहीं आएगा तेरे घर में सुकून नहीं होगा। सोनल अपनी माँ की बात को समझ गई। उसने अगले ही दिन अपने पति और दोनों देवरों को अपने बाप की कंपनी में भेज दिया, जहां उन्हें अच्छी सैलरी पर उनके लायक काम मिल गया। अब पैसे घर में ठीक आने लगे थे, जिससे घर की किल्लत खत्म हुई। बहुओं की सहूलियत के लिए सुधा ने रोड साइड घर ले लिया। अब जब भी उनका मन करता वो नदी वाले घर मरीना आते और फिर अपने रोड साइड घर में ही चले जाते थे। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। बस बहू हो गया, कुछ दिनों बाद मुझे गांव के लिए लौटना है। उससे पहले मैं अपने पोते की शादी करवाने की सोच रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब किशोर के हाथ पीले कर दूं, पर कोई लड़की मिले अच्छे घर की तब ना। लड़की की चिंता तू मत कर बहू, मैंने अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ ली है। लड़की थोड़े गरीब घर से है, पर लड़की बहुत ही संस्कारी और अदब से रहने वाली है। क्या गरीब घर की लड़की? माँ जी आपको और कोई लड़की नहीं मिली क्या? आपको पता तो है कि मुझे गरीब लोगों से कितनी चिढ़ मचती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे इकलौते बेटे की बहू का मायका गरीब हो। अरे अमीर गरीब क्या होता है, लड़की बहुत अच्छी है तो वही इस घर की बहू बनेगी। माँ, दादी जी, आप लोग लड़ना बंद कीजिए। और माँ, अगर दादी जी कह रही हैं कि लड़की अच्छी है तो अच्छी ही होगी ना। मैं दादी जी की पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। अब कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से किशोर की शादी एक गरीब परिवार की लड़की श्रेया से हो जाती। किशोर और श्रेया का गृह प्रवेश हो रहा होता है। अरे मुझे तो लगा था कोई गरीब परिवार की काली बोनी नाटी लड़की मेरे पैसे वाले घर की बहू बनेगी, लेकिन मेरी बहू तो चांद की तरह सुंदर है। घर के अंदर आओ बहू। श्रेया अपने आलीशान ससुराल में आती है। कितना आलीशान ससुराल है मेरा, इसके आगे तो बड़ी बड़ी महल फेल है। अगले दिन सुबह श्रेया अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए आलीशान रसोई में आती है, जहां वह चूल्हे के पास गुमसुम खड़ी हुई होती है। क्या हुआ बहू, ऐसे गुमसुम क्यों खड़ी हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। आप तो जानती हैं कि मेरा मायका गरीब है और वहाँ पर ये ऑटोमेटिक चूल्हा नहीं था, तो ये फुली ऑटोमेटिक रसोई इस्तेमाल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं बहू, मैं बता देती हूँ।
आशा अपनी बहू को रसोई में सभी चीजों का इस्तेमाल करना सिखाती है, जिसके बाद श्रेया अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है। वाह क्या बात है पोता बहू, तेरे हाथ के खाने में तो बहुत जायका है। हाँ सचमुच आपने खाना तो बहुत लजीज बनाया है श्रेया। शुक्रिया। श्रेया अपने पैसे वाले ससुराल में बहुत खुश थी। तभी एक दिन श्रेया अपनी माँ को याद दिलाते हुए उन्हें वीडियो कॉल करती है। माँ ठीक हो और खाना पीना तो टाइम से खा रही हो ना? हाँ बेटी मैं ठीक ही हूँ। श्रेया की माँ अपनी बेटी से दुख सुख बांट रही होती कि तभी वहाँ से गुजरती हुई आशा ये सब कुछ देखकर अपनी बहू के गरीब मायके से चिढ़ते हुए कहती है, ये मेरी बहू अपने गरीब मायके वालों से क्यों ही बात कर रही है? पता नहीं इसकी ये गरीब माँ मेरी बहू को क्या पट्टी पढ़ा रही होगी, कहीं ऐसा वैसा ना सिखा रही हो अपनी बेटी को। अरे बहू क्या कर रही है, कब से फोन में लगी है, घर के काम नहीं करने क्या? वैसे माँ जी मैं तो घर के सारे काम खत्म कर चुकी हूँ, बाकी कोई काम है तो बता दीजिए मैं कर देती हूँ। हाँ एक काम है, पहले तुम ये फोन काटो। समधन जी फोन रखिए, बाद में बात करेगी आपकी बेटी आपसे। आशा अपनी गरीब बहू के मायके से चिढ़ते हुए बहू का फोन रखवा देती है। ये माँ जी को क्या हो गया, ऐसे क्यों चिढ़ रही है? छोड़ो, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। हाँ माँ जी बोलिए क्या काम था? कुछ नहीं, जा मेरा कमरा थोड़ा साफ कर दे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन श्रेया से मिलने के लिए श्रेया का भाई राम आता है। अरे भाई तू अचानक से कैसे आना हुआ? आना अंदर आना, बाहर क्यों खड़ा है? हाँ वो दीदी काम खत्म करके गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। श्रेया अपने भाई को खाना खिला रही होती है। दूसरी तरफ आशा मंदिर से पूजा करके घर आ रही होती है और घर में अपनी बहू के मायके से आए उसके गरीब भाई को देखकर नाक सिकोड़ने लगती है। अरे मेरी बहू के गरीब मायके से इसका भाई कब आया? इन लोगों को भी और कोई काम नहीं है, बेटी की शादी पैसे वाले घर में क्या करवा दी, आए दिन कोई ना कोई बहाना लेकर पहुंच जाते हैं। अरे बहू तेरा भाई कब आया? ये लो माँ जी भी आ गई मंदिर से। माँ जी भाई भी अभी बस थोड़ी देर पहले ही आया है। इस पूजा की थाली को मैं अलमारी पर रख देती हूँ, तब जाकर आप मेरे भाई के साथ बैठकर खाना खाइए। और राम खाना कैसा लग रहा है अपनी बहन के पैसे वाले ससुराल का? माँ जी खाना तो बहुत अच्छा बना है। खाना तो अच्छा ही होगा बेटा, आखिर उसकी अमीर ससुराल का जो है, लेकिन तुम लोगों को भी थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए थी। तुम लोगों ने बारात में कितना बेकार खाना बनाया था, सारे बाराती खाने को दोष दे रहे थे और भला बुरा कह रहे थे। माफ करना माँ जी, आप तो जानती हैं कि हमारा परिवार कितना गरीब है, लेकिन मुझसे जितना हुआ मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं माफी की क्या बात है, मुझे ही बहू के गरीब मायके वालों से इतना आस नहीं लगाना चाहिए था। खाने के बाद राम श्रेया के कमरे में श्रेया से कहता है, श्रेया दीदी आपकी सास को हम लोगों से कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मैंने देखा है मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो आपकी सास बहुत ही बढ़ चढ़ कर बोलती है, जैसे उन्हें तुम्हारे गरीब मायके वालों से चिढ़ मचती हो। नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, शायद तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। ऐसे ही दिन गुजरते और आशा की चिढ़न बढ़ती ही जा रही थी अपनी बहू के गरीब मायके वालों से। तभी एक दिन श्रेया के फोन पर कुंती का कॉल आता है जो कि किशोर उठाता है। हेलो माँ जी। हेलो श्रेया। क्या हुआ माँ जी, आपकी आवाज बहुत इतनी बैठी बैठी क्यों आ रही है? दामाद जी आप, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए श्रेया को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला रही थी। अरे अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप यहाँ आ जाइए, और वैसे भी वहाँ से ज्यादा फैसिलिटी है यहाँ पर। आप यहाँ रहेंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। किशोर की इतना जिद करने पर कुंती अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल आती है। अरे समधन जी आप यहाँ? सासू माँ आप आ गई? माँ मैंने बुलाया है इन्हें, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, अब यहाँ रहेंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। अच्छा तो मेरी बहू के गरीब मायके वाले यहाँ पर अपनी बीमारी लेकर आए हैं और मेरा बेटा, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, दिन भर बस अपने पैसों को अपनी बीवी के गरीब मायके वालों पर लुटाता रहता है। जाओ श्रेया माँ को अपने कमरे में ले जाओ। आशा अंदर ही अंदर जल भुन के राख हो रही थी। बहू के गरीब मायके वालों को देखकर श्रेया भी अब अपनी माँ को बहुत अच्छे से खातिरदारी कर रही थी। उसका खाना पीना कमरे में ही जाता था। कुंती के कमरे का एसी भी 24 घंटे चलता रहता था। तभी एक दिन, कुंती जी सारा टाइम एसी के पास ही मत रहा कीजिए, एसी को भी थोड़ा आराम दीजिए, और दिन भर बेड पर पड़े रहने से तबीयत थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। घर के थोड़े काम काज भी कीजिए, और आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ।
हाँ समधन जी, आप सही कह रही हैं। अब बीमार कुंती उठकर रसोई के सारे जूठे बर्तन धोती है और फिर हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। तभी ये सब श्रेया देख लेती है और वह अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहती है, माँ ये सब क्यों कर रही हो? आपसे किसने कहा था काम करने को? आपको आराम की जरूरत है। अरे तो क्या हो गया, अगर थोड़ा सा काम कर लिया तो कुछ नहीं होता। ये सब देख श्रेया की सास को बहुत खुशी हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन किशोर कहता है, आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए, आज मैं आप सबको लेकर मंदिर जाऊंगा। इसकी गरीब माँ की शक्ल है, हम अमीर लोगों के साथ कहीं जाने की। सब कैसे जा पाएंगे बेटा, कुंती जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें घर पर ही रहने दे, हम लोग चलते हैं। हाँ आप लोग जाइए, घर भी खाली छोड़ना ठीक बात नहीं है। अब देखते देखते रात के 9 बज जाते हैं। कहाँ रह गए सब लोग, अब तक कोई नहीं आया। कुंती ये सब बोल ही रही होती कि तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। कुंती उठकर हॉल में आती है। 2 चोर सामान चोरी कर रहे होते हैं और उनके हाथ में कुछ ज्वेलरी और पैसे होते हैं। चोर 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 चोर, कोई है मेरे घर में, चोर घुस गए हैं, देखो सारा सामान जहाँ से उठाया वहीं रख दो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। अरे बुढ़िया, तेरे शरीर में ना आंत है ना तेरे मुंह में दांत, तो क्या करेगी हमारा? कुंती को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक चाकू पर जाती है और वह चाकू को उठाते हुए कहती है, सामान रखो, नहीं नहीं तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। चोर और कुंती के बीच में काफी देर तक छीना झपटी होती है, जिसके कारण कुंती के शरीर पर कई जगह चोट आ जाती है। वहीं चोर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद किशोर, श्रेया और आशा घर आती है और कुंती के शरीर पर जख्म देखकर किशोर कहता है, माँ जी आपको क्या हो गया? आपके शरीर पर यह चोट कैसे आई? माँ जी बोलिए, आप चुप क्यों हैं? जरूर यहाँ पर कुछ हुआ है किशोर जी, आप एक काम करिए, जाकर घर के कैमरे चेक कीजिए। किशोर कैमरे चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि उनकी गैर मौजूदगी में घर पर चोर आए थे। वो ये सारी बातें आकर आशा को बताता है। अगर आज माँ जी यहाँ नहीं होती तो हमारे घर में डाका ही पड़ जाता। इतनी उम्र होने के बाद भी माँ जी ने उन चोरों से लड़कर हमारे घर की रक्षा की। किशोर की सभी बातें सुनकर आशा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कुंती जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कितना चिढ़ती थी और इस चिढ़ के कारण ही मैं आपको अपने साथ नहीं ले गई बाहर। आपका गरीब होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज आपकी ही वजह से मेरे घर की सारी संपत्ति सलामत है। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? इस हादसे के बाद से आशा के अंदर से अमीरी और गरीबी का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो गया और वह अपने बहू के गरीब मायके वालों के साथ प्यार से रहने लगती है।